जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज ये हमारी थर्ड वीडियो है ज्योग्राफी एमसीक्यूज की बेसिकली। ठीक है, ज्योग्राफी को भी हम एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज करेंगे जैसे हमने हिस्ट्री और पॉलिटी को किया बच्चों। ठीक है, और काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको वीडियोज के अंदर देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग सम पीवाईक्यूज, जिसमें कई सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यू में कवर करके चलता हूँ बच्चों। ठीक है, और आपके जितने भी डिफेंस के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, इवन एसएससी के लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन। द प्लेनेटरी विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटर आर नोन एज। चलो पहले देख लेते हैं कि क्या होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, बेसिकली कहाँ बनती है ये बेल्ट बेसिकली, पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कुछ ऐसा मान के चलते हैं कि ये हमारी अर्थ का एक वो assumption मान के चलते हैं। देखिए यहाँ है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे बेसिकली। ठीक है, 0 डिग्री पे इक्वेटर है आपका। 30 डिग्री पे हम मान के चलते हैं ट्रॉपिकल एरिया आपका बेसिकली 30 डिग्री यहाँ पे। फिर हम 60 डिग्री के आसपास एक और चेंज देखेंगे और एक 90 डिग्री के आसपास देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सारा नॉर्थ का आपका। सेम ऐसे ही हम साउथ में भी ड्रॉ करेंगे। 30 डिग्री तक जो आपका ट्रॉपिकल एरिया है, 60 डिग्री तक जो आपका सब पोलर एरिया बोल देते हैं बेसिकली इसको। 60 सॉरी यहाँ पर साउथ आएगा, साउथ। ठीक है, और यहाँ हो गया 90 डिग्री आपका। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ना हमारी अर्थ के ऊपर कुछ परमानेंट प्रेशर बेल्ट है बच्चों। प्रेशर बेल्ट का मतलब जैसे हम जानते हैं कि विंड्स हमारी कैसे जनरेट होती है भाई। विंड्स तब जनरेट होती है जब दो प्लेसेस के बीच में प्रेशर का डिफरेंस आता है। और विंड्स कहां से कहां फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अब देखिए ये तो एक जनरल फिनोमिना है जो सभी जानते हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन हमारी अर्थ के ऊपर ना कुछ परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं, यानी कि कुछ ऐसी बेल्ट है जहां पर परमानेंटली एक तरह का प्रेशर रहता है, या तो लो रहेगा या हाई रहेगा। दूसरी जगह पर भी परमानेंट है, या तो लो रहेगा या हाई रहेगा। ठीक है, सो अब जरा ध्यान से देखेंगे कि होता कैसे है। अब देखिए बच्चों, हम एक चीज जानते हैं अच्छे से कि हमारी अर्थ की जो मूवमेंट है ना सन के चारों तरफ, वो कुछ इस तरीके से है बेसिकली। जैसे ये हमारे सन हो गया बेसिकली, तो अर्थ की जो मूवमेंट है ना वो कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करती है। और जब वो रिवॉल्व करती है ना, तो एक टाइम ऐसा आता है जब सन के सामने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब सन के सामने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है बेसिकली। बट इस दोनों ही प्रोसेस के अंदर ना इक्वेटर एक ऐसी प्लेस है जिसके ऊपर हमेशा ही सन की लगभग आपको वर्टिकल रेज पड़ती दिखेंगी बच्चों। अब जहां पर सन की वर्टिकल रेज यानी डायरेक्ट रेज पड़ेगी, ऑफ कोर्स वहां पर गर्मी ज्यादा रहेगी। अब अगर वहां गर्मी ज्यादा रहेगी तो वहां पर एयर के अंदर जो मॉइस्चर होगा वो बहुत कम होगा। अगर एयर में मॉइस्चर नहीं होगा तो हवा हल्की हो जाएगी, और हल्की हवा बच्चों क्या करती है, राइज अप करती है। हल्की हवा क्या करती है, राइज अप करती है। और जिस जगह से एयर कंटिन्यूअसली राइज अप करेगी तो वहां पर क्या बन जाएगा भाई, लो प्रेशर एरिया। क्या बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया। इसीलिए इक्वेटर के ऊपर आपको हमेशा ही यानी पूरा साल ही क्या देखने को मिलेगा बच्चों, लो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये इसको बाहर लिख लेते हैं, चलो इसको बोलते हैं बच्चों इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बेसिकली। ठीक है, बाहर लिखता हूं इसको मैं, थोड़ा डायग्राम में फिर बाद में दिक्कत आएगी नहीं तो। तो देखिए 0 डिग्री पे क्योंकि कंटिन्यूअसली सन की वर्टिकल रेज पड़ती है, सो यहाँ पर क्या बनता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर बेल्ट बनती है यहाँ पर बेसिकली आपकी। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनेगी 0 डिग्री पे। अब देखेंगे जरा ध्यान से, 0 डिग्री से जो एयर राइज अप करेगी, मैं इधर ड्रॉ करता हूँ। 0 डिग्री से जो एयर राइज अप करेगी ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ऊपर जाते जाते हम जानते हैं कि ट्रोपोस्फियर में जो हमारी अर्थ के ऊपर की पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर एटमोस्फियर की, उसके अंदर जब हम ऊपर चलते हैं तो हमारी एयर क्या करती है बेसिकली, एयर उसके अंदर हमारे टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर कम होता जाता है जैसे हम ऊपर जाते हैं ना। हम जानते भी है कि हर 165 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसको कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। सो बेसिकली जब हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर चलते हैं तो टेम्परेचर कम होता रहता है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो एयर है ऊपर जा रही है, जब ये कम टेम्परेचर में जाएगी तो एयर भी कूल डाउन होना स्टार्ट करेगी बेसिकली, और एयर के अंदर मॉइस्चर ऐड होना स्टार्ट होगा। जब इस एयर के अंदर कंटिन्यूअसली मॉइस्चर ऐड होता जाएगा तो अपने सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगी, जिसके बाद इसमें और मॉइस्चर ऐड नहीं होगा। अब ये एयर जो इक्वेटर से राइज अप कर रही है, ये इक्वेटर के ऊपर तो सब्सिडाइज नहीं कर सकती है, बिकॉज वहां से तो कंटिन्यूअसली एयर ऊपर आ रही है। सो ये एयर क्या करती है, यहां से बच्चों दो पार्ट में बाइफरकेट कर जाती है। एक तो इधर चल जाती है 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, और एक चल जाती है 30 डिग्री साउथ की तरफ। मतलब उस तरफ ट्रेवल करती है, ऊपर आएगी एयर, ऐसे ट्रेवल करेगी 30 डिग्री की तरफ। अब जब 30 डिग्री पे पहुंचती है ना, 30 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते एयर का जो बेसिकली जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पानी की मात्रा उसके अंदर बढ़ जाती है, मॉइस्चर की क्वांटिटी। सो वो एयर 30 डिग्री पे क्या करती है, सब्सिडाइज करती है। 30 डिग्री पे क्या करेगी वो एयर, सब्सिडाइज करेगी बच्चों। अब देखो ये कोल्ड एयर है, अभी अगर कोल्ड एयर कहीं पर सब्सिडाइज करेगी, नीचे आके गिरेगी बेसिकली, तो वहां पर कैसा प्रेशर बना देगी वो, ऑफ कोर्स हाई प्रेशर बनाएगी ना। इक्वेटर पे क्या था, गर्मी ज्यादा थी, एयर में मॉइस्चर का कंटेंट बिल्कुल नहीं था, तो एयर राइज अप कर रही थी, तो क्या बन गया था, लो प्रेशर। 30 डिग्री पे भारी हवा के सब्सिडाइज कर रही है बेसिकली, जिसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा है, तो वहां क्या बना देगी वो, हाई प्रेशर। इसीलिए 30 डिग्री पे बच्चों आपका बनता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट।
30 डिग्री पे आपका क्या बनता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बेसिकली, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को भी, ठीक है। अब देखो ये जो एयर 30 डिग्री पे सब्सिडाइज करी है ना, अब आप जानते हैं इस बात को कि यहां पर तो कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर, यहां पर कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर। हवा कहां से कहां फ्लो करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी आप मान के चलो कि हवा यहां से यहां आ रही है, हालांकि ऐसे डायरेक्टली नहीं आती है, क्योंकि ध्यान रखना भाई कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट भी बीच में आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए आप मान के चलो, सो इस एयर की एक ब्रांच इधर चल जाती है बच्चों, और एक ब्रांच इसकी बाइफरकेट करके चल जाती है 60 डिग्री की तरफ। अब ये एयर जब यहां से चलती है तो इट इज अ कोल्ड एयर, बेसिकली भारी हवा होती है, लेकिन जैसे जैसे एयर ट्रेवल करती है 60 डिग्री की तरफ तो ये अपना मॉइस्चर लूज करती रहती है। तो जब ये एयर अपना मॉइस्चर लूज करती है और 60 डिग्री पे पहुंच जाती है ना, सो 60 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते ये हवा बिल्कुल खाली हो जाती है, यानी फिर से ये हल्की हवा हो जाती है। अब 60 डिग्री पे अगर हल्की हवा आएगी तो डेफिनेट सी बात है कि हल्की हवा क्या करेगी भाई, राइज अप करेगी, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। अब अगर वो राइज अप करेगी तो वहां पर कैसा प्रेशर बनेगा, ऑफ कोर्स लो प्रेशर बनेगा बच्चों। इसीलिए 60 डिग्री पे आपका बनता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। 60 डिग्री पे क्या बनती है आपकी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बेसिकली, ठीक है। अब देखिए यही विंड जब ऊपर जाएगी 90 डिग्री, अब देखो 90 डिग्री पे तो आप बिल्कुल आंख बंद करके बोल सकते हो कि हमेशा ही कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, क्योंकि पोलर एरिया हवा वहां पे गर्म हो ही नहीं सकती, हवा हमेशा ही ठंडी रहेगी। तो अगर हवा हमेशा ठंडी रहेगी तो वहां पर तो हमेशा ही कैसे हो रहेगा प्रेशर आपका, हाई प्रेशर रहने वाला बेसिकली। इसीलिए पोल्स पे तो आपको यहाँ पर हमेशा ही क्या देखने को मिलेगी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलेगी आपको 90 डिग्री में बच्चों, ठीक है। सो देखिए 4 परमानेंट बेल्ट है हमारी अर्थ के ऊपर, एक है 0 डिग्री पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, एक है 30 डिग्री पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, एक है 60 डिग्री पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और एक है 90 डिग्री पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इज इट क्लियर। अब आप जानते हैं कि विंड्स कहां से कहां चलती हैं भाई, विंड्स चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेसिकली, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। सो अब देखिए अगर 30 डिग्री पे हाई प्रेशर है और 0 डिग्री पे लो प्रेशर है तो विंड कहां से कहां जाएगी, 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आएगी बेसिकली, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आएगी विंड। तो देखिए यहां से ये विंड यहां आनी चाहिए थी इस तरीके से, इस विंड को ऐसे फ्लो करना चाहिए था, लेकिन अब पिक्चर में आएगा कौन, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाओं को किस तरफ मोड़ता है भाई, राइट की तरफ मोड़ देता है बेसिकली। सो ये विंड 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ ऐसे आ रही है ना, ऊपर से नीचे, तो ये विंड इस तरीके से मुड़ जाएगी। देखिए ध्यान से, ये विंड यहां से स्टार्ट होगी स्ट्रेट, लेकिन आते आते कैसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे करके, यहां से ये विंड ऐसे आएगी भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये विंड यहां पहुंचेगी यहां से ऐसे करके। इज इट क्लियर। ये ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, देखो यहां पर भी सेम नीचे बन रहा है क्या, ये है आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, 60 डिग्री पे क्या है आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और 90 डिग्री पे क्या है आपकी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब देखो यहां से भी एक एयर को यहां पहुंचना चाहिए था, बिकॉज 30 डिग्री पे यहां भी हाई प्रेशर है, इक्वेटर पे लो प्रेशर है, लेकिन अब साउदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स हवाओं को किस तरफ मोड़ देता है, लेफ्ट की तरफ बेसिकली, ठीक है। सो यहां से एक विंड चलेगी और वो यहां से पहुंचते पहुंचते यहां पहुंचेगी बच्चों, इस तरीके से, यहां पहुंचती है ऐसे, ये विंड यहां आएगी इस तरीके से, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई इसको। अब देखिए ये जो विंड्स है ना बच्चों, ये जो 0 से 30 के बीच में ब्लो कर रही है, 0 से 30 के बीच में, इन विंड्स को क्या कहा जाता है भाई, इन विंड्स को बच्चों कहा जाता है ट्रेड विंड्स। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं हम ट्रेड विंड्स। ध्यान रखना भाई क्या कहा जाता है इनको, ट्रेड विंड्स। 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में जो विंड्स चलते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। अब जिस एरिया में ये आकर हवाएं टकराती है ना आपस में, बेसिकली 0 से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, उसको बच्चों कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या कहा जाता है उसको, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, आईटीसीजेड बोलते हैं बच्चों उसको, ठीक है, आईटीसीजेड। वहां पर यहाँ के ऐसे हवाएं कन्वर्ज करती है बेसिकली, और इक्वेटर के ऊपर एक और एरिया डिमार्क किया जाता है बच्चों, जहां पर ये हवाएं टकराती है आके, बेसिकली क्या होता है वहां तक ये हवाएं आते आते ना बहुत शांत हो जाती है, उस एरिया को इक्वेटर पे कहा जाता है डोल्ड्रम्स। क्या बोलते हैं उसको, डोल्ड्रम्स। तो कुछ टर्म्स याद रखना भाई आप लोग, ठीक है। सो देखिए उसके बाद भी चलो अब डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, अगर हमने ड्रॉ कर दिया तो देखो आगे जरा, देखो अब यहाँ 30 डिग्री पे कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है, 60 डिग्री पे कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर है। तो ये विंड की एक ब्रांच जो नीचे आई है तो डेफिनेट सी बात है कि एक ब्रांच ऊपर भी जाएगी, ठीक है। बट अब हम जानते हैं कि विंड की डायरेक्शन देखो ऐसे थी, ऐसे इस तरीके से विंड को यहाँ पहुंचना चाहिए था, ये मार्कर दिख रहा होगा, चलो है ना, यहाँ पहुंचना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं कि कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाओं को राइट की तरफ मोड़ देगा, इधर राइट की तरफ मुड़ेगी हवा। सो ये विंड यहाँ की बजाय कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी इस तरीके से। सो यहाँ से हवाएं चलेंगी इस तरीके से ऐसे करके बच्चों, 30 डिग्री से 60 डिग्री पे हवा ऐसे चलती है भाई, ठीक है। और इन विंड्स को क्या कहा जाता है भाई, इन विंड्स को कहा जाता है बच्चों वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज क्योंकि वेस्ट की तरफ से फ्लो कर रही होती है, इनको कहा जाता है वेस्टर्लीज। इज इट क्लियर। अब देखो जरा
90 डिग्री से जो विंड चलेगी ना, 90 डिग्री पे कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है, 60 डिग्री पे कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर है। अब विंड को पहुंचना तो चाहिए था यहां पर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बट फिर से कोरियोलिस फोर्स बेसिकली पिक्चर में आएगा। कोरियोलिस फोर्स हवा को किस तरफ मोड़ देगा, राइट की तरफ। सो ये हवा यहां से पहुंचने की बजाय यहां पहुंचेगी इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से ऐसे। और इन विंड्स को बच्चों कहा जाता है ईस्टर्लीज। क्या बोलते हैं इनको, ईस्टर्लीज। सेम नीचे भी ऐसी बनेगा भाई, ध्यान से इसको आप लोग खुद भी ड्रॉ करके देखना, एक बार कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैसी होंगी और यहाँ पे सेम होगी बिल्कुल। इनको भी वेस्टर्लीज कहेंगे, इनको ईस्टर्लीज कहेंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन सेम होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये ध्यान रखना बेसिकली बात, ठीक है। देखो ये भी इस तरफ फ्लो कर रही है और ये भी इस तरफ फ्लो कर रही है, बस बीच में वेस्टर्लीज जो है वो इनके अपोजिट फ्लो करती है बच्चों बेसिकली, ठीक है। सो ये पूरा आपका ग्लोबल प्रेशर बेल्ट की सिस्टम है, इसको हम एक अलग क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, जब मैं ज्योग्राफी की हम एक बेसिकली यूट्यूब के ऊपर जब एक सीरीज डालूंगा ना, सो इसमें इसको कवर कर देंगे बेसिकली पूरे के पूरे टॉपिक को, ग्लोबल प्रेशर बेल्ट को। तो अभी तो हमारा हम क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं भाई, है ना, क्वेश्चन तो बहुत दूर रह गया। देखो, द प्लेनेटरी विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटर। तो देखो अब आसान हो गया काम, ये है आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटर की तरफ विंड्स आ रही है, तो इन विंड्स को क्या कहा जाता है भाई, अब आप आंख बंद करके बता सकते हो, इनको बोलते हैं क्या, ट्रेड विंड्स। क्या बोलते हैं बच्चों इनको, ट्रेड विंड्स। इज इट क्लियर, ध्यान रखेंगे भाई। वेस्टर्लीज कहां फ्लो कर रही है, वेस्टर्लीज फ्लो कर रही है 30 से 60 के बीच में, पोलर विंड्स 60 से 90 के बीच में। डोल्ड्रम कहां है, डोल्ड्रम है आपका 0 डिग्री पे, ठीक है। जहां पे ये ट्रेड विंड्स आके टकरा रही है, शांत हो जा रही है, वहां पे आके ये उस शांत एरिया को कहा जाता है डोल्ड्रम्स बेसिकली, ठीक है। सो ध्यान रखेंगे इसको, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ग्लोबल प्रेशर बेल्ट का। क्लास के अंदर दो दो क्लासेस लगा के हमने इसको डिस्कस किया पूरा, ठीक है। सो अच्छे से समझेंगे इन चीजों को। चलिए भैया नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस ओशियन करंट्स। सो ओशियन करंट भी हम पढ़ चुके हैं भाई काफी बार बच्चों, ठीक है। इनमें से कौन सा वो फैक्टर है जो ओशियन करंट्स का कोई इफेक्ट करता है बेसिकली, ठीक है, या उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है। सो क्या रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ओशियन करंट पे कुछ फर्क पड़ता है, एयर प्रेशर एंड विंड की वजह से पड़ता है, ओशियन वाटर की डेंसिटी कैसी है क्या उसकी वजह से, और अर्थ जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है क्या उसकी वजह से। अब देखिए अर्थ के रेवोल्यूशन का तो सन जो चल रहा है सन के चारों तरफ, उसका तो ओशियन करंट के ऊपर कोई लेना देना नहीं है। सो ये ऑप्शन तो यहीं से बाहर हो जाता है। अब जहां जहां पे 4 है वो ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे करके भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो बेसिकली, ठीक है, निगलेक्टिंग द ऑप्शंस के साथ। सो देखिए, अच्छा ओशियन करंट होता क्या बेसिकली, ओशियन के सरफेस के ऊपर जो सरफेस वाटर है ना बेसिकली, इसका जो फ्लो है ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा होता है बच्चों, ठीक है, उसको कहा जाता है ओशियन करंट बेसिकली। और ये ओशियन करंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट के लिए, वहां के टेम्परेचर को काफी इफेक्ट डालते हैं बच्चों ये, ठीक है। सो ओशियन करंट के ऊपर किस किस का प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। सो अर्थ की रोटेशन, देखिए रोटेशन की वजह से क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कोरियोलिस फोर्स। अब इस कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट तो है ही है ना, किस चीज पे, विंड्स के ऊपर। विंड्स को क्या करता है, नॉर्थ में राइट की तरफ मोड़ता है, साउथ में लेफ्ट की तरफ मोड़ता है। सेम गोज विद ओशियन करंट्स, वही विंड्स क्या करती हैं, ओशियन करंट्स की डायरेक्शन के ऊपर भी अटैक इन्फ्लुएंस डालती हैं बेसिकली, ठीक है। और एयर प्रेशर, हाँ हवा का प्रेशर हाई प्रेशर है, वहां पे लो प्रेशर है, कहां से कहां विंड ब्लो कर रही है, सो ये तो आएगा ही। और ओशियन वाटर की डेंसिटी कितनी है, क्योंकि देखिए डाउन वेलिंग जोन बनेगा या अप वेलिंग जोन बनेगा, ये ओशियन वाटर की डेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है बच्चों। इज इट क्लियर, वहां पर आइसबर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कई सारे फैक्टर्स का इसमें रोल आ जाता है बेसिकली, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज 1 2 एंड 3। बाकी सबका इफेक्ट पड़ता है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। चलिए जी, द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं टेम्परेचर ओशियन वाटर के, वो किसके द्वारा इफेक्ट होता है बेसिकली। जैसे सपोज कोई बहुत बड़ा ओशियन है ना बेसिकली बच्चों, तो इसका हॉरिजॉन्टल जो टेम्परेचर है वो किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, उसके ऊपर किस किस चीजों का इफेक्ट होता है। सो देखिए पानी की डेप्थ कितनी है, क्या इसके ऊपर क्या इसका फर्क पड़ेगा कोई, ओशियन करंट किस तरह फ्लो कर रहा है, कैसा करंट है, कोल्ड करंट है, वार्म करंट है, क्या उससे टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा, ये तो डेफिनेट सी बात है कि पड़ने ही वाला है। प्रिवेलिंग विंड्स, वहां पर विंड्स कैसी प्रिवेल कर रही है, क्या वो ट्रेड विंड्स हैं, क्या वो वेस्टर्लीज हैं, क्या वो ईस्टर्लीज हैं, उसका भी फर्क पड़ने वाला है बच्चों। और लैटिट्यूड, जी हाँ बिल्कुल, वो कौन से लैटिट्यूड में फ्लो कर रहा है उसके ऊपर भी इसका डिफरेंस पड़ने वाला है बच्चों, ठीक है। सो देखिए पानी की डेप्थ से यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ओशियन करंट, प्रिवेलिंग विंड्स और लैटिट्यूड, इससे तो फर्क पड़ेगा भाई। सो आंसर विल बी अगेन सी 2 3 एंड 4, ठीक है जी। इससे तो टेम्परेचर पे फर्क पड़ने ही वाला है, ठीक है। चलिए एक कनाल देख लेते हैं बेसिकली, काइल कैनाल बेसिकली किस किस को कनेक्ट करता है काइल कैनाल, क्या ये कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन को करता है, क्या ये बेरिंग सी और चुक्ची सी को करता है, या ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को करता है, या बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को करता है।
सो देखिए आंसर तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट हम कर देते हैं। आंसर इज डी बेसिकली, जो काइल कैनाल है आपका लगभग 98 किलोमीटर लंबा कैनाल है और वर्ल्ड का थर्ड बिजिएस्ट कैनाल इसको कहा जाता है बेसिकली। सो ध्यान रखेंगे, पनामा कैनाल, स्यूज कैनाल के बाद इसी का नंबर आता है बच्चों, तो इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड के लिए भी, ठीक है। और जर्मनी के जस्ट ऊपर पड़ता है बेसिकली ये कैनाल जो है, काइल कैनाल। सो इसको देखेंगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये। और ये बाकी किसको कनेक्ट करते हैं ये आप लोग खुद भी देखें भाई, थोड़ी मेहनत तो खुद भी करो बच्चों, ठीक है। वैसे मैं वीडियो के अंदर काफी चीजें खुद से बता देता हूँ, बट कुछ तो आप लोग भी देखो, चलो छोड़ देता हूँ आपके लिए मैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियनिक करंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द पैसिफिक ओशियन, इनमें से कौन सा करंट पैसिफिक ओशियन का नहीं है बच्चों। सो देखिए, क्या वो कैनरीज है, कुरोशियो है, कैलिफोर्निया है, हम्बोल्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरोशियो करंट तो जापान के इस तरफ फ्लो करता है बेसिकली, सो वो वार्म करंट है कुरोशियो करंट जो आपका है, ठीक है। सो ये तो है ही पैसिफिक ओशियन का करंट। उसके बाद कैलिफोर्निया करंट, वही कुरोशियो करंट आगे जाके जब नॉर्थ अमेरिका की तरफ पहुंचता है तो वहां से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वो एक अलास्का करंट और एक कैलिफोर्निया करंट, तो ये भी पैसिफिक ओशियन का करंट है। हम्बोल्ट करंट भी नीचे साउथ पैसिफिक में फ्लो कर रहा होता है बच्चों। सो ऑप्शन बचा कैनरीज करंट। कैनरीज जो करंट है बच्चों, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का करंट है, नॉर्थ अटलांटिक का, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का ये करंट है बच्चों, ठीक है। सो ये कैनरीज करंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा, दैट इज ए ऑप्शन होगा, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन का करंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, लोकल विंड्स की बात कर रहा है बेसिकली कि कौन कौन सी विंड कहाँ पर चलती है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ की विंड्स है बेसिकली। सो देखिए सेंटा आना, सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे, सेंटा आना है, लोकल विंड्स के नाम देख लो, चिनूक है, फोन है और जोंडा है। और इधर कहाँ कहाँ, अर्जेंटीना में कौन सी है, एल्प्स में, रॉकीज में और कैलिफोर्निया में। सो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटा आना तो बच्चों कहाँ की विंड है, कैलिफोर्निया की विंड है बेसिकली, नॉर्थ अमेरिका के अंदर फ्लो करती है सेंटा आना, ठीक है। उसके बाद चिनूक जो है आपकी, चिनूक रॉकीज में फ्लो करती है, चिनूक रॉकीज में फ्लो करती है, चिनूक के बारे में क्वेश्चन आगे भी चल के आएगा, चलो। और फोन जो है आपकी एल्प्स के अंदर चलती है बच्चों, और जोंडा आपकी साउथ अमेरिका की विंड है, दैट इज अर्जेंटीना में चलती है बच्चों, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4 3 2 1, आई थिंक ए आंसर बनेगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से यही आंसर बनेगा। बस ये करेक्ट है जो ऊपर मैंने आपको ऑर्डर बताया है, ठीक है। सेंटा आना जो है वो कैलिफोर्निया की विंड है, उसके बाद चिनूक आपकी रॉकीज की है, फोन आपकी एल्प्स में चलती है और जोंडा आपकी अर्जेंटीना की विंड है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज बेसिकली, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट बताना, ये भी ध्यान रखना भाई, वेस्ट टू ईस्ट बेसिकली। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, तो आपको लोगों को वर्ल्ड मैप बेसिकली आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए भाई, एटलस को बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। क्लासेस के अंदर हमने एटलस में बहुत चीजें मार्क की थी बेसिकली, सो एटलस के थ्रू ही ज्योग्राफी की पढ़ाई होती है बच्चों, ठीक है। चलिए भाई, देखो काफी ज्यादा नाम है, आप लोगों को मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर है ये, आप लोग चाहो तो एक बार चेक कर लो और खुद से करने भी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है बेसिकली, ठीक है। सो सबसे पहले पड़ती है आपकी मेडिटेरेनियन सी, फिर आती है आपकी ब्लैक सी, फिर आती है कैस्पियन सी और फिर आती है अराल सी। ध्यान रखना वेस्ट टू ईस्ट पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। ये ऑर्डर में ही कंफ्यूज करता है, बस इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बाकी ये लोकेशन वाले क्वेश्चन वर्ल्ड मैप से होंगे, मैप करने बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है, मैप बहुत जरूरी है ज्योग्राफी में। ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लास्ट वीडियो में भी था ये क्वेश्चन, है ना भाई, टाइम ना वेस्ट करो। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि मून आ जाता है किसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में बेसिकली मून आ जाता है, ठीक है। मैंने एक डायग्राम भी बना दिया था कि ये सन है आपका, थोड़ा इतना भी रफ ना बनाओ ये सन है आपका, ठीक है, ये अर्थ है आपकी, यहाँ पर इनके बीच में मून आ जाता है यहाँ पे बेसिकली। सो यहाँ से ये जो आपका एक्लिप्स बनता है इसको कहा जाता है बच्चों क्या, सोलर एक्लिप्स, ठीक है। ध्यान रखना जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तब बनता है सोलर एक्लिप्स। लास्ट वीडियो में था ये क्वेश्चन, रिपीट हो गया बच्चों। चलिए जी, द एटमॉस्फेरिक लेयर व्हिच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स इज कॉल्ड। हाँ जी, वो एटमॉस्फेरिक लेयर जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है उसको क्या कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। सो पहले लेयर्स देख लो एक बार, ये है आपका अर्थ का सरफेस, सबसे पहली लेयर कौन सी होती है भाई, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आती है कौन सी, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर आपकी आइनोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर। इज इट क्लियर ना, ये है ट्रोपो, ये है स्ट्रेटो, ये है मीजो, ये है आइनो और ये है एक्सोस्फियर आपकी, ठीक है। ये 5 लेयर्स आपके एटमॉस्फेयर के अंदर हम डिमार्क करके चलते हैं। ये आपका अर्थ का, ये शायद मैंने वो कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ये है वैसे ट्रोपोस्फियर। ओहो, चलो मैं सही कर देता हूँ, बाद में कहीं बोल लो कि ये क्या बढ़ा दिया। गलती ढूंढने में बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्वेश्चन कम सीखते हैं। देखो ये है पहली लेयर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, ये है आइनोस्फियर और फिर ये आपकी एक्सोस्फियर, ठीक है। चलो वैसे मान लो, ठीक है, ये आपका अर्थ का सरफेस है। तो ये पूछना इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कौन सी भी एटमॉस्फेरिक लेयर है जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, रेडियो वेव्स को, ठीक है। सो ध्यान से रखेंगे बच्चों, हमारी ये जो लेयर है ना आइनोस्फीयर, अब इसको ये इसको थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, आइनोस्फीयर बोलते हैं इसको, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है, आयंस बेसिकली। इन आयंस की हेल्प से ही बच्चों अर्थ की सरफेस के ऊपर ना रेडियो वेव्स का कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है बच्चों, इन आयंस के साथ ही रेडियो वेव्स को ट्रांसफर करके बेसिकली उसके थ्रू ही रेडियो वेव्स का कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा आपका वो क्या रहेगा भाई, वो रहेगा आपका
आइनोस्फीयर। ये रहा आपका आंसर कि रेडियो वेव्स कौन सी लेयर से पॉसिबल हो पाती है, तो वो आंसर होगा आइनोस्फीयर बेसिकली, ठीक है। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे नहीं छोड़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, फिर से एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन है। द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हिच कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स इज। कौन सी एटमॉस्फेयर की वो लेयर है बेसिकली जिसके ऊपर डस्ट, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर प्रेजेंट है। सो ध्यान रखेंगे बच्चों, अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो पहली लेयर है ना आपकी, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, सारे के सारे ये जो कंपाउंड है ना, चाहे डस्ट पार्टिकल्स हैं आपके या आपके वाटर वेपर्स हैं, सब कुछ कहां प्रेजेंट होता है, ट्रोपोस्फियर के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। जितनी भी आपकी वेदरिंग एक्टिविटीज होती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन, बारिश होना, स्नोफॉल होना, लगभग सभी किसके अंदर होती हैं, ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होती हैं बच्चों। तो डस्ट पार्टिकल्स भी कहां प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे ट्रोपोस्फियर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इस लेयर के अंदर आपके एयरप्लेन्स फ्लाई नहीं करते हैं। जो आपकी फ्लाइंग है वो किसके अंदर होती है, इससे ऊपर वाली जो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, उसके अंदर आपके प्लेन्स फ्लाई करते हैं, बिकॉज उसके अंदर वेदरिंग एक्टिविटीज नहीं होती है। इज इट क्लियर? सो सबसे ज्यादा मात्रा में जो कंपाउंड आपके प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो ये डस्ट पार्टिकल्स है या वाटर वेपर है, वो ट्रोपोस्फियर में होते हैं बच्चों, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रोपोस्फियर। चलिए जी नेक्स्ट देखो, रोरिंग फोर्टीज आर द, क्या है रोरिंग फोर्टीज। अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड की है ज्योग्राफी की, जो हमने बैच में पढ़ा है सब कुछ, इन सबको ड्रॉ किया बहुत अच्छे से, तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे इनका, ठीक है। तो रोरिंग फोर्टीज क्या है भाई, हाई वेलोसिटी ट्रेड विंड्स हैं, हाई वेलोसिटी वेस्टर्ली विंड्स हैं, हाई वेलोसिटी पोलर विंड्स हैं, या हाई मैग्नीट्यूड टाइडल वेव्स हैं ड्यू टू हाई विंड वेलोसिटी बेसिकली, ठीक है। सो देखिए टाइडल वेव्स तो नहीं आई है, ये ऑप्शन तो यहीं से बाहर हो जाता है। अब इन तीन में से बचेगा कि ट्रेड विंड्स को कहा जाता है, या वेस्टर्लीज को कहा जाता है, या ईस्टर्लीज को कहा जाता है, ठीक है। सो देखो जरा ध्यान से एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये चलता साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। देखिए 0 से 30 के बीच में क्या चलती है, ट्रेड विंड्स। 30 से 60 के बीच में क्या चलती है, वेस्टर्लीज। 60 से 90 के बीच में क्या चलती है आपकी, ईस्टर्लीज, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये है 30 डिग्री यहाँ पे, ये है 60 डिग्री, ठीक है। देखो रोरिंग फोर्टीज पूछा गया यहाँ पे, रोरिंग फोर्टीज। अगर ये है 40 डिग्री और ये है 50 डिग्री, सो 40, ये 40 डिग्री है, ये है 50 डिग्री, इस 40 से 50 डिग्री के बीच में जो विंड्स चलती है ना बच्चों, इनको कहा जाता है रोरिंग फोर्टीज। रोरिंग फोर्टीज ऐसा इसलिए है क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में आपके जो स्ट्रक्चर है, जो कॉन्टिनेंट है बेसिकली, वो कम है, वहां पर ओशियंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ये विंड्स फ्लो करते करते ना इनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बेसिकली। सो इसको वहां पर 40 से 50 डिग्री के बीच में कहा जाता है रोरिंग फोर्टीज बेसिकली, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान रखना 50 से 60 के बीच में इनको कहा जाता है फ्यूरियस 50s, और 60 से 70 के बीच में इनको कहा जाता है बच्चों श्रेकिंग 60s। सो ध्यान रखना ये कुछ नाम, फ्यूरियस यहाँ पे है, रोरिंग 40s, फिर है फ्यूरियस 50s और श्रेकिंग 60s। 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ठीक है। इस तरीके से इनका नाम याद रखना। तो इसका आंसर होगा, अब देखो ना इनके बीच में 30 से 40 की यहाँ पर कौन सी विंड्स ब्लो कर रही होती है आपकी, वेस्टर्लीज, यहाँ पर वेस्टर्लीज चलती है ना। सो आंसर क्या होगा, हाई वेलोसिटी वेस्टर्लीज विंड बेसिकली, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इन ए साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड्स ब्लो। अब जब साइक्लोन आता है आपका बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो विंड्स कैसे ब्लो करती हैं भाई, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, स्ट्रेट सेंटर फॉरवर्ड, या रेडियली आउटवर्ड। सो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे भाई, साइक्लोन के अंदर हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बेसिकली विंड्स कहां ब्लो करती हैं, एंटी क्लॉकवाइज ब्लो करती हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, ऐसे उल्टा होगा बेसिकली, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स हवाओं को किस तरफ मोड़ देता है बच्चों, राइट की तरफ मोड़ देता है। तो हवा बेंड होते होते बेसिकली एक ऐसी डायरेक्शन ले लेती है, वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करती है बच्चों, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि जो आपके साइक्लोन साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं ना, वो आते हैं क्लॉकवाइज, इस तरीके से वो आपके क्लॉकवाइज चलते हैं बेसिकली बच्चों, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड्स लाई विद इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट ऑफ। अब हॉर्स लैटिट्यूड्स कहां पे लाई करते हैं, पोलर्स के पास, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, या सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में। फिर से फटाफट से वो डायग्राम देखेंगे। 0 डिग्री पे कैसी बेल्ट बनती है भाई, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। 30 डिग्री पे कैसी बेल्ट बन रही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अच्छा तो आंसर यहीं तक आ जाएगा, चलो फिर भी 60 डिग्री पे क्या बन रहा है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और 90 डिग्री पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हॉर्स लैटिट्यूड्स किसको कहा जाता है। सो देखिए ध्यान से, ये जो आपका 30 डिग्री लैटिट्यूड है ना, 30 डिग्री 30 से 35 डिग्री के बीच में, ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना आपके 30 से 35 डिग्री के बीच में, इनको बच्चों कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड्स। हॉर्स लैटिट्यूड, सो ये कहां पर बनते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के पास पाए जाते हैं, क्या आपके हॉर्स लैटिट्यूड्स बेसिकली, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिकली व्हाट डज ए कंटिन्यूअसली राइजिंग एयर प्रेशर इंडिकेट। अगर कंटिन्यूअसली एक एयर चाहे प्रेशर जो है वो राइज कर रहा है बेसिकली, सो वो क्या इंडिकेट करता है,
क्या वो एडवेंट ऑफ अनसेटल्ड और क्लाउडी वेदर बनाएगा, या फिर वो एडवेंट ऑफ साइक्लोन की बात हो रही है कि साइक्लोन आने वाला है, या फिर फाइन एंड सेटल्ड वेदर होगा, या फाइन एंड फायर एंड अनसेटल्ड वेदर होगा। बेसिकली फाइन आएगा, फाइन एंड अनसेटल्ड वेदर। सो देखिए, जब कॉन्टिन्यूअसली एक जगह से एयर राइज करती जाएगी ना, तो वो जो प्रेशर होगा बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है एक फाइन और सेटल्ड वेदर को, कि हाँ वेदर ठीक ठाक है, बेसिकली कोई बहुत ज्यादा आंधी तूफान या कोई साइक्लोन जैसी सिचुएशन नहीं बनने वाली है वहां पे। तो एक कॉन्टिन्यूअसली राइजिंग प्रेशर फाइन और सेटल्ड वेदर को दिखाता है बच्चों, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इन एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसोलेशन, इंसोलेशन भाई क्या होता है पढ़ा होगा सभी ने। द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट इज प्लेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन या हेज। सो देखिए व्हाट इज इंसोलेशन। इंसोलेशन होता है द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, सन से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आती है ना बच्चों, उसको कहा जाता है इंसोलेशन। अब हमारी अर्थ क्या करती है, इंसोलेशन को एब्जॉर्ब नहीं करती है। बेसिकली इंसोलेशन से अर्थ का जो सरफेस है हमारी का वो गर्म हो जाता है, बिकॉज अर्थ रॉक्स की बनी हुई है, तो वो गर्म हो जाता है। जैसे ही अर्थ का सरफेस गर्म होता है ना, सो यहां से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है बच्चों कन्वेक्शन का और कंडक्शन का, ठीक है। तो कन्वेक्शन के थ्रू क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है अर्थ के सरफेस से विंड के अंदर, फिर वो विंड आके उसको ट्रेवल करती रहती है कंडक्शन के थ्रू बेसिकली बच्चों, ठीक है। सो मतलब कुछ प्रोसेस है, हम क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अब इतनी जल्दी मैं नहीं समझा सकता यहाँ पे, बट फिर भी चलिए कोशिश करते हैं। तो इंसोलेशन क्या है, बेसिकली इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में बेसिकली कौन सी इसमें से वो जो गैस है जो ज्यादा उसको हेल्प करती है। सो आप जानते ही हैं कि एक ही गैस है जो सन की रेडिएशन को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड यही सन से आने वाली हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, जिससे आपका एटमॉस्फेयर गर्म होता है, ठीक है। हालांकि इनकमिंग सोलर रेडिएशन कभी भी वो नहीं होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती है, वो हीट अर्थ के सरफेस से टकरा के जब वापस चलती है ना, वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। सो उसको एब्जॉर्ब करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये भी बात सुनी लो यहाँ पे, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम प्लैनेट्स को एक सर्कल में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सन आता है हमारा, सन, ठीक है। उसके बाद जो आपका पहला प्लैनेट आता है वो आता है मरकरी, और दूसरा आता है आपका वीनस। अब देखो, वैसे तो सन के सबसे पास मरकरी है, तो मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट होना चाहिए था, लेकिन मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है बच्चों, हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है हमारा। वो क्यों है, क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर के अंदर ना 90 से 95% क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, CO2। अब वो क्या करता है, CO2 सन से आने वाली जितनी भी हीट है ना, सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वहां का टेम्परेचर गर्म ही बना रहता है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली गर्म बना रहता है, ठीक है। अब क्योंकि मरकरी के पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो दिन में क्या होता है, जिस एरिया पे मरकरी की जिस साइड पे धूप टकराएगी वो गर्म हो जाएगा, पिछले वाला हिस्सा ड्रास्टिकली ठंडा हो जाएगा। सो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। वीनस के पास क्या है, एटमॉस्फेयर है, बस उसके अंदर क्या है, 90 to 95% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इसीलिए जितनी हीट आती है सारी एब्जॉर्ब होकर रह जाती है, हीट का जो रिलीज है वो कम हो पाता है बेसिकली, ठीक है। सो इसीलिए वीनस क्या है आपका हॉटेस्ट प्लैनेट है बच्चों, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, प्लीज वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए भाई, ठीक है। और अगली वीडियो भी जल्दी बनाऊंगा, इसको ज्योग्राफी की सीरीज को फटाफट खत्म करेंगे बच्चों, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।